हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षित एंड वेलकम टू सोलफुल मैथ। तो आज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। मान लीजिए अगर किसी टंकी में 50 लीटर पानी है, 50 लीटर पानी है और इस टंकी में यहाँ छेद है और इस छेद से पानी बह रहा है और बह किस रेट से रहा है? 3 लीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 3 लीटर पानी बह रहा है। तो 10 मिनट में कितना पानी बहेगा? तो 10 मिनट में पानी बहेगा 30 लीटर, क्योंकि 1 मिनट में अगर 3 लीटर पानी बह रहा है तो 10 मिनट में 30 लीटर पानी बहेगा। तो आपने किया कैसे? आपने किया फर्स्ट मिनट में कितना लीटर पानी बह रहा है? 3 लीटर। और सेकेंड मिनट में 3 लीटर, थर्ड मिनट में 3 लीटर, 4 मिनट में भी 3 लीटर। तो मतलब ऐसे करते करते आप 10 बार 3 ऐड करोगे। तो ऐड करने पर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, अब इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या बना? 30 लीटर। जो ये 30 लीटर है ना, वही हमारा इंटीग्रेशन है। मतलब हमने इनको इंटीग्रेट करके 30 लीटर निकाल दिया। तो 30 लीटर जो रिजल्ट बना, 30 लीटर जो अमाउंट ऑफ वाटर बना, वो हमारा है इंटीग्रेशन। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है? अलग अलग चीज़ों को जोड़कर जो रिजल्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी बैट्समैन ने, धोनी, मान लीजिए बैट्समैन है धोनी, और धोनी ने फर्स्ट ओवर में उसने बनाए 10 रन, सेकेंड ओवर में उसने बनाए 15 रन, थर्ड ओवर में उसने बनाए 10 रन और फोर्थ ओवर में उसने बना दिए 15 रन। तो मुझे बताइए टोटल 4 ओवर में उसने कितने रन बनाए? तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे ना। मतलब 15 और 15 30, 40 और 50, मतलब 4 ओवर में धोनी भाई साहब जी ने 50 रन बना दिए। अब आप मुझे बताइए इनको ऐड करने पर हमें जो रिजल्ट मिला, मतलब इनको ऐड करने पर हमारे पास कितने रन आए? 50 रन। तो 50 रन हमारा क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बेसिकली आप बोल सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों को जोड़कर जो रिजल्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब मेरे कुछ सवाल हैं, आप मुझे बताइए कि डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा? 1 होगा ना, क्योंकि डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि किसी भी वेरिएबल का अगर डेरिवेटिव करना हो तो उसका आएगा 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो आंसर आएगा 2। वेरिएबल का 1 हो गया और 2 कांस्टेंट है तो 2 आ गया। अगर डेरिवेटिव करना हो x स्क्वायर का, तो डेरिवेटिव हमारा आंसर क्या देगा? 2x। अब इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है। डेरिवेटिव हमने इस फंक्शन का किया तो हमारे पास आंसर आया 1, 2x का किया तो हमारे पास आंसर आया 2, x स्क्वायर का किया तो हमारे पास आंसर आया 2x। अब इंटीग्रेशन में सेम हमें रिवर्स में करना होता है। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमने उल्टा चलना है। उल्टा चले कैसे थे? किसी फंक्शन के डेरिवेटिव करके, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करके हमने आंसर पाया। अब उसी आंसर को इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगा? वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। 2x को डेरिवेट करके, 2x का डेरिवेटिव करके हमें आंसर मिला 2। तो 2 का वापस इंटीग्रेट करने पर हमें वापस 2x मिलना चाहिए। हमें 2x मिलेगा। x स्क्वायर को डेरिवेटिव करने पर हमारे पास 2x मिला। तो फिर इसका इंटीग्रेट करने पर, इसको इंटीग्रेट करने पर हमें वापस यही मिलना चाहिए। 2x को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आंसर मिला x स्क्वायर प्लस c। तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे? कोई फंक्शन दिया होता था और उसका डेरिवेटिव करते थे और आंसर पर पहुंचते थे। अब जो आपका आंसर आया उसको आपने इंटीग्रेट करना है और वापस उसी फंक्शन पे पहुंचना है। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। अब आपको आगे बताता हूं मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव के अंदर कोई फंक्शन दिया होता है और उसका डेरिवेटिव करके आप आंसर पे पहुंचते हो। अब उस आंसर का इंटीग्रेट करके वापस उसी फंक्शन पे पहुंचना है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। तो F1, फॉर्मूला नंबर 1, मैंने आपको बताया कि x का डेरिवेटिव करने पर हमारे पास कितना आंसर आएगा? 1। x का डेरिवेटिव करने पर 1 आंसर आएगा। तो 1 को इंटीग्रेट करने पर वापस x आना चाहिए। तो फिर 1 को इंटीग्रेट करने पर विद रिस्पेक्ट टू x आएगा x और साथ में आएगा c।
क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल और सेकंड डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर हम लिमिट्स नहीं लिखते, मतलब यहाँ लिमिट्स नहीं है तो मतलब इनडेफिनेट है, तो इनडेफिनेट है तो यहाँ पे क्या आएगा सी। और सी आए क्या, सी क्यों आया उसका मैं आपको थोड़ी देर बाद में और बता दूंगा। तो फॉर्मूला नंबर 2, किसी फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रेट किया तो हमारे पास मिला x, अगर x का इंटीग्रेशन करना हो तो आएगा x की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस c। मतलब आपने करना क्या है, किसी भी लीनियर फंक्शन या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, अब यहाँ पावर कितनी है 1, तो आपने क्या करना है x की पावर 1 में 1 इंक्रीज करना है और उतनी ही पावर नीचे आ जाएगी। क्या करना है ध्यान से सुनिए, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट, उस कांस्टेंट के अंदर 1 ऐड करना है और जितनी पावर हमारी बनी उतनी ही पावर उसके नीचे लिख देनी है, मतलब डिनोमिनेटर में लिख देनी है, प्लस आएगा हमेशा c। फॉर्मूला नंबर 3। अब मुझे बताइए log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, तो फिर 1/x को इंटीग्रेट करने पर वापस हमें log x मिलना चाहिए। तो 1/x का इंटीग्रेट करने पर 1/x को इंटीग्रेट करने पर वापस log, नेचुरल log है ये, log x प्लस c मिलना चाहिए। तो फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 में आप लिख सकते हैं, आप मुझे बताइए कि 2√x का डेरिवेटिव कितना होता है, चलिए निकाल के देखते हैं। 2√x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 यहाँ आएगा और √x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो √x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√x, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2√x का डेरिवेटिव करने पर हमें क्या मिला 1/√x। और मैंने आपको बताया कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर हमें जो आंसर मिलता है, हमें जो आंसर मिलता है उसी आंसर को इंटीग्रेट करके वापस हमें उसी फंक्शन पे पहुंचना होता है। तो मतलब 1/√x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन 1/√x का इंटीग्रेशन करने पर हमें वापस 2√x मिलेगा प्लस c आएगा। तो फॉर्मूला नंबर 4, 1/√x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको करने पर हमें मिलेगा 2√x प्लस c। अब फॉर्मूला नंबर 5 देखते हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 5, ax प्लस बी की पावर n, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर लीनियर फंक्शन की पावर कांस्टेंट हो, लीनियर फंक्शन की पावर कांस्टेंट, अब भैया आपको लीनियर फंक्शन नहीं पता तो आप 10th की बुक उठा के देख सकते हैं। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो। अब वेरिएबल इसमें x है ना, तो x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन में आप क्या करोगे, लीनियर फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट हो, तो मैंने आपको बताया कि पावर में आपने 1 ऐड करना है, पावर में आपने 1 ऐड करना है और जितनी पावर हमें मिलेगी उतनी ही पावर को नीचे लिख देना है। इतना काम करने के बाद आपने जो लीनियर फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो लीनियर फंक्शन ये था, इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा, ax को डेरिवेट करो, a आया तो a लिख दो, और b का डेरिवेटिव करने पर हमें 0 मिलेगा, तो फिर पूरे को डेरिवेटिव करने पर हमें सिर्फ a मिला। तो करना क्या है ध्यान से सुन लीजिए, लीनियर फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट हो, लीनियर फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट हो तो उस पावर में 1 इंक्रीज करना है और उतनी ही पावर को नीचे लिख देना है, मतलब डिनोमिनेटर में लिख देना है। और साथ में क्या आएगा, इस लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि है a, और साथ में हमेशा क्या आएगा c, क्योंकि हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में खास बात का आप ध्यान रखोगे कि यहाँ प्लस c ज़रूर आएगा। फॉर्मूला नंबर 6 करते हैं। मुझे बताइए साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन x का डेरिवेटिव होगा कोस x, तो फिर कोस x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x, तो वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कोस x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x। अब याद रखिए कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है और साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव कोस x, तो फिर कोस x का इंटीग्रेशन भी साइन x होगा प्लस c। और F7 फॉर्मूला नंबर 7, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा माइनस कोस x प्लस c। इसी तरह फॉर्मूला नंबर 8, सेकेंट स्क्वायर x dx,
अब मुझे बताइए tan x का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस सी। तो ये हमारे बेसिक से 8 फार्मूलाज हैं। अब 8 फार्मूलाज को आप माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं 8 फार्मूला से रिलेटेड हम लेवल 1 करने वाले हैं। और आपको मैं खास बात बता दूं, हमारे लेवल 12 होंगे, तो आज का जो है वो लेवल 1 है। इसी प्रकार हमारे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 1 में हम अनलॉक बेसिक फार्मूलाज सीखेंगे, मतलब इन फार्मूलाज को अनलॉक करना सीखेंगे, मतलब क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है। लेवल 2 के अंदर हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल सीखेंगे, लेवल 3 के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, उसके बाद में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखेंगे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन चलते 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 हम लेवल 12 पर पहुंच जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ों को जोड़ के जो रिजल्ट बनेगा उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो मुझे बताइए, अगर हम लेवल 1 करेंगे, लेवल 2 करेंगे, लेवल 3 करेंगे, लेवल 4 करेंगे, लेवल 12 करेंगे, सभी लेवल को जो जोड़ के रिजल्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। आप कोई मर्जी चैप्टर उठा के देख लीजिए, आप अपनी लाइफ में कहीं भी इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। मतलब अगर आपने अलग अलग चीज़ों को जोड़ के रिजल्ट पे पहुंचना है तो उस रिजल्ट को बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आपको अब क्लियर हो ही गया होगा। तो अब मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाता हूं। तो ये हमारा लेवल 1 चल रहा है, जिसका नाम है अनलॉक बेसिक फॉर्मूला। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, फिर तोड़ना। तो डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना है, तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना है। तो इंटीग्रेशन को हम ऐसे साइन से डिनोट करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला जब करवाए थे तो मैंने ये वाला साइन यूज़ किया था। इसको बोलते हैं स्टाइलिश एस, मतलब स्टाइलिश एस है ये। अब जिसको आप इंटीग्रेशन बोलते थे उसका रियल मीनिंग होता है समेशन, यानी सिग्मा, मतलब जोड़ना। अब इसका रियल मीनिंग क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या है, समेशन। समेशन यानी जोड़ना, मतलब आप अलग अलग चीज़ों को जोड़ के जिस रिजल्ट पे पहुंचते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दी कि पानी की टंकी में से अगर पानी बह रहा है, तो अगर 1 मिनट में 3 लीटर पानी बह रहा है तो 10 मिनट में 30 लीटर पानी बहेगा। कैसे किया, 3 + 3 + 3 + 3 प्लस। वैसे तो आपने वो मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई किया कैसे, 3 + 3 + 3 + 3 10 बार ऐड करके आपने 30 आंसर पे पहुंचे। तो 30 जो हमारा आंसर बना वो रिजल्ट बना, और रिजल्ट ही हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो मतलब अलग अलग चीज़ों को अगर जोड़ के किसी रिजल्ट पे पहुंचना हो तो हमारा इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं समेशन। जिसको आप इंटीग्रेशन बोलते थे उसका रियल मीनिंग है समेशन, यानी जोड़ना। इसको आप सिग्मा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिग्मा। तो अगर किसी फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन करना हो तो हमारे पास आंसर में क्या मिलेगा, मतलब इसको तो हम इंटीग्रेट कर देंगे और साथ में आएगा हमेशा c, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ आपको कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने खास बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में जो आंसर बनेगा उसमें आपने c ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब चलिए मेरी बात सुनिए, c ऐड क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा, ये होगा 1। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा, 1 होगा। डेरिवेटिव ऑफ x + 1 कितना होगा, 1 होगा। डेरिवेटिव ऑफ x + 3 कितना होगा, ये भी 1 होगा ना। तो मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो और उस फंक्शन को डेरिवेटिव करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा उसी को इंटीग्रेट करके हमें वापस उसी फंक्शन पे पहुंचना होता है। तो मुझे बताइए 1 को इंटीग्रेट करूं, अगर मैं 1 को इंटीग्रेट करूं तो इनमें से कौन सा आंसर मिलेगा मुझे, अब नहीं बता सकते ना। हो सकता है ये आंसर मिल जाए, हो सकता है आंसर ये मिल जाए, हो सकता है आंसर ये मिल जाए। तीनों में से कोई भी आंसर मिलेगा, पर एक चीज़ इसमें कॉमन है ध्यान देने वाली, कौन सी, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो हमारा आंसर में x तो पक्का आएगा क्योंकि तीनों में x है। अब साथ में क्या आएगा, यहाँ क्या था, प्लस में 0 था ना, x + 0, यहाँ पे क्या है x + 1, यहाँ क्या है x + 3। मतलब 1 को इंटीग्रेट करने पर x तो ज़रूर आएगा और साथ में कांस्टेंट कोई भी आ सकता है। तो कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, तो हमारे पास
जिस किसी फंक्शन का भी इंटीग्रेशन होगा उसमें प्लस सी ज़रूर आएगा। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यहाँ पे सी क्यों आता है। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन यानी समेशन। अब कोई भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो हमें साथ में क्या लगाना पड़ेगा? सी। तो अब सुनिए इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इतना सारा मैंने आपको जो कुछ भी बताया उसी को कंक्लूड करके आप बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब अलग अलग चीज़ों को जोड़कर जो रिजल्ट बनेगा उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये इसका फर्स्ट यूज़ हो गया और मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा। और सेकेंड यूज़ अगर हम ग्राफ्स के अंदर बात करें, मतलब अगर 2D के अंदर बात करें, 2 डायमेंशनल के अंदर बात करें, ग्राफ्स में बात करें, तो इंटीग्रेशन का मतलब वहाँ क्या होगा? तो इंटीग्रेशन का मतलब वहाँ होगा किसी भी कर्व द्वारा, कोई भी कर्व है उसके नीचे कितना एरिया बाउंड हो रहा है, उस एरिया को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, फर्स्ट यूज़ इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, मतलब अलग अलग चीज़ों को जोड़ना इंटीग्रेशन होता है, वहाँ हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। और सेकेंड यूज़ अगर ग्राफ्स के अंदर बात करनी हो, मतलब अगर 2D के अंदर बात करनी हो, तो उसमें हम किसी भी कर्व द्वारा जो नीचे एरिया बाउंड हुआ, उस कर्व द्वारा नीचे जो एरिया बाउंड हुआ उसको फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट यूज़ है उसका वो है इनफाइनाइट मैनी स्मॉल टर्म्स को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। और सेकंड, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब ये सब चीज़ें हम इसकी एप्लीकेशंस के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन को खोलना आना चाहिए, इंटीग्रेशन को डिराइव करना आना चाहिए, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको जो 8 फॉर्मूलाज बताए थे उसको आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हम लेवल 1 में पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब लेवल 1 की शुरुआत करते हैं और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका √x+1। तो ये आपने लिख लेना है अगर आपने नहीं लिखा तो। अब कई बच्चे क्या करेंगे, वीडियो देख के बोलेंगे कि मुझे तो बस सब कुछ आता है, वीडियो देखेंगे और बोलेंगे कि मुझे सब कुछ आता है। अब 1 दिन तक उसको याद रहेगा, 2 दिन तक उसको याद रहेगा, 3 दिन तक मैक्सिमम उसको याद रह जाएगा। लेकिन अगर आप 10 दिन बाद देखोगे तो उसको बोलेगा कि वो क्या था, वहाँ सी क्यों आया, उसमें वो कैसे था, उसमें वो फॉर्मूला कैसे था। तो इसलिए आप जब कभी भी किसी भी वीडियो को देखो तो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लिया करो। अगर आपको लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ करवाई जा रही है तो उसके आप फुल नोट्स भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी, जो है क्वेश्चन नंबर 1। मुझे बताइए 2x+1 की होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए इसके 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया कि किसी लीनियर फंक्शन मैंने आपको बताया ना कि लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो यहाँ वेरिएबल x है तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। अगर लीनियर फंक्शन की पावर कांस्टेंट हो तो हमने क्या करना होता है, उस कांस्टेंट पावर के अंदर 1 इंक्रीज़ करना होता है, मतलब 2+1 करना होता है। तो 2+1 जितनी पावर बनी उसी पावर को नीचे लिख देना है। और साथ में क्या आएगा, इसी लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इस लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 होगा ना। 2x+1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 2। तो ये जो रिज़ल्ट बना ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, 2x+1 की पावर 3 और नीचे क्या आएगा 3 × 2 मतलब 6 बन गया। और मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो तो वहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाओगे, वहाँ आप क्या लगाओगे, +c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर c ज़रूर आएगा। तो यहाँ आएगा ये c, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसी का सेकंड मेथड क्या हो सकता है। अब कई बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं और कई बच्चे इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। और वो अलग तरीका कौन सा होगा कि सबसे पहले आप होल स्क्वायर को खोल लीजिए। इसमें 2x+1 की होल स्क्वायर है ना, तो इसको खोल लीजिए। ये फर्स्ट मेथड हो गया जो कि बहुत छोटा मेथड है। अब इसका सेकंड मेथड क्या होगा, तो इसको होल स्क्वायर को खोलिए, 4x² + 1 + 4x। अब इंटीग्रेशन हमें करना होगा इस पूरे फंक्शन का। तो इसको इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर रखोगे। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, सभी को इंटीग्रेशन में लिख दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन, 4 का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया।
अब 4 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर की पावर 2 मतलब लीनियर फंक्शन की पावर 2, तो आपने पावर में 1 इंक्रीज कर देना है और उतनी ही पावर आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है। प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये ध्यान रखना डी एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस 4, अब यहाँ क्या है एक्स की पावर 1, तो हमने x की पावर 1 में 1 इंक्रीज करना है और उतनी ही पावर को नीचे लिख देना है, तो मतलब यहाँ क्या आएगा 2 और साथ में क्या आएगा c। अब इसको काट दो तो आंसर में आएगा 4x² बाई 3 प्लस एक्स प्लस 4 2x² प्लस c। हमें बिल्कुल यही आंसर मिलेगा, बस इसको खोल के देखिए आपको यही आंसर मिलेगा। तो इसके 2 मेथड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है 3x², क्वेश्चन नंबर 2, 3x² माइनस 2 रूट एक्स, 3x² माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर के अंदर 2 टर्म्स हैं उनको हम अलग अलग कर लेंगे। मतलब अगर x प्लस वाई बाई 2 हो तो हम x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसको वापस सॉल्व करके देखिए यही बनेगा, तो इसलिए मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ। तो 3x² माइनस 2 रूट एक्स बाई एक्स, सॉरी इसको अलग तो करिए, अलग हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने, तो अब देखिए ये x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे 3x बच जाएगा माइनस, अब यहाँ x की पावर कितनी है 1/2 और नीचे x की पावर कितनी है 1। तो अगर बेस सेम हो, मतलब अगर बेस सेम हो m, x की पावर अगर m और x की पावर अगर n हो, मतलब बेस सेम हो, तो पावर क्या होती है, डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है माइनस हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ x की पावर 1/2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा -1/2। तो यहाँ क्या आएगा 2x की पावर -1/2। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको सही फॉर्म में लिख लो, 2 इसको लिख दो रूट एक्स, क्योंकि पावर 1/2 है ना माइनस की, तो इसको नीचे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, 3x को इंटीग्रेट करिए, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, क्योंकि पावर में 1 इंक्रीज़ करना है उतनी ही पावर नीचे लिख देनी है माइनस। अब मैंने आपको बताया कि 1 फॉर्मूलाज के अंदर 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होता है 2√x। तो यहाँ क्या आएगा, 2 तो है ही पहले से, 1/√x का इंटीग्रेशन होगा 2√x प्लस, अब इंटीग्रेशन होने के बाद आपने लास्ट में क्या लिखना है c। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दीजिए, x²/2 माइनस 2 to the 4 इंटू √x प्लस c, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है √x प्लस 1/√x की पावर 2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, होल स्क्वायर को खोलना है। तो √x की स्क्वायर करेंगे तो x मिलेगा, 1/√x की स्क्वायर करेंगे तो 1/x मिलेगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, फॉर्मूला है ना x² प्लस y² प्लस 2x और y, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या मिला x प्लस 1/x प्लस 2। अब जब तक आपने इंटीग्रेशन नहीं किया तब तक आप साथ में इंटीग्रेशन का साइन ज़रूर लगाओगे। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। 8 फार्मूलाज को अगर आप अपने माइंड में सेव कर लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, और 2 का इंटीग्रेशन, 2 को बाहर निकाला तो अंदर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया जो कि है x, और साथ में आएगा c मतलब कांस्टेंट। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है √4x प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 4, √4x प्लस 7, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे,
इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो मुझे बताइए अंदर क्या कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है ना, तो लीनियर फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट हो, यहाँ लीनियर फंक्शन की पावर रूट है, रूट का मतलब 1/2 है, तो 1/2 कांस्टेंट है, तो लीनियर फंक्शन की पावर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हो लीनियर फंक्शन की पावर, तो आपने 1 इंक्रीज़ करना है, पावर में 1 इंक्रीज़ करना है, तो मतलब 1/2 + 1, और नीचे ही वही पावर आ जाएगी जो हमने लिखी थी। और साथ में आपने क्या करना है, उस लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ? डिनोमिनेटर में। तो इसका लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए, फॉर्मूला, तो इसको डिनोमिनेटर में यहाँ चिपका देना है, और ये सारा क्या हो गया? इंटीग्रेट हो गया, तो साथ में क्या आएगा? सी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, 4x + 7 की पावर 3/2 प्लस यहाँ क्या मिलेगा? 3/2 × 4, अब काट दो इसको, 2 मिला प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 = 6 आएगा ना, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1/√7x - 5। अब देखिए इसको करेंगे कैसे? याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2√x होगा ना। अब कई बच्चे बोलेंगे कि ये 2√x कैसे आया? तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 2√x को डेरिवेटिव करोगे आप, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 1/√x मिलेगा। अब 1/√x जो हमें आंसर मिला था, उसी आंसर का इंटीग्रेट करेंगे तो वापस हम उसी फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप क्या करेंगे? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, मतलब पावर यहाँ 1/2 है, तो अगर इसके न्यूमरेटर के अंदर लेके जाएंगे तो पावर 1 - 1/2 हो जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? मैंने आपको बताया कि लीनियर फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट हो तो आपने क्या करना है? आपने पावर में 1 इंक्रीज़ कर देना है और उतनी ही पावर को नीचे लिख देना है, और साथ में क्या आएगा? इस लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? x की पावर 1/2 आया, और यहाँ क्या मिला? 1/2। अब इस 1/2 को यहाँ ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस में क्या आया? c। तो हमें वापस क्या मिला? वही तो आंसर मिला। तो इसलिए आपने सीधा याद रखना है कि 1/√x का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर क्या आएगा? 2√x + c। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ 1/√x है, तो 1/√x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना होगा? 2√x, तो 2√7x - 5। अब आपने याद रखना है, अगर 1/√x का इंटीग्रेशन करना हो तो 2 × √x आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इसी लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 1। तो आपने यहाँ क्या करना है? इसी लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव इसके नीचे लिख देना है, डिनोमिनेटर में लिख देना है, प्लस में क्या आएगा? c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 1/(x⁵5), मतलब x की पावर 5। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो हमने पावर में 1 इंक्रीज़ करना है और उतनी ही पावर को नीचे लिख देना है। आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। चलो मैं आपको दोनों मेथड ही बता देता हूँ। पहला मेथड, हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो फिर पावर माइनस में हो जाएगी। अब क्या करना है? पावर में 1 इंक्रीज़ कर दो और उतनी ही पावर को नीचे लिख दो। अब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा? x की पावर -4, नीचे आएगा -4 + c। तो हमारा आंसर क्या मिला? माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लिख देता हूँ, 1/4 यहाँ लिख देता हूँ, और x की पावर जो -4 है उसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो पावर नीचे आएगी, पूरा फंक्शन नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा? पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस c। ये हमारा क्या बन गया? आंसर। अब आपने इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने क्या करना है? जब कभी भी 1/ वेरिएबल की पावर कुछ भी दी गई हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस पावर में से 1 माइनस करना है। देखिए मैं आपको रब करके बताता हूँ इसको। अगर हमने 1/(x⁵5) का इंटीग्रेशन करना हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है? यहाँ माइनस चिपका देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? माइनस लगा देना है, और 1/ जितनी पावर है उसमें से 1 कम करके लिखना है, मतलब 1 माइनस करके लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4।
और उसी पावर को यहाँ लिख देना है प्लस सी। ये हमारा एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत बढ़िया कमांड बन चुकी है, मतलब आपकी अगर 8 फार्मूलाज़ के ऊपर बढ़िया कमांड बन चुकी है, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने एक स्टेप में करना है। कैसे? अगर 1 बाय किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी भी हो सकता है क्वेश्चन ये हो x प्लस 2 की पावर 3, तो ये भी करना सिखाऊंगा। पहले ये देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले माइनस लगाना है, फिर क्या करना है, जितनी पावर है उसमें से 1 माइनस करके लिखना है। तो 5 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आया 4। अब वेरिएबल की पावर 5 है तो यहाँ पे भी 4 लिखोगे क्योंकि पावर को हमने कम कर दिया, प्लस सी। ये हमारा आंसर एक स्टेप में हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले माइनस चिपकाना है, 1 बाय पावर जितनी है उसमें से कम कर दो, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 आएगा, और x प्लस 2, यहाँ पावर को कम किया तो 2 लिख दो, प्लस सी। ये हमारा आंसर एक स्टेप में हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना, अगर आपको पेपर के अंदर मार्क्स लेने हैं, अगर आप 12th में हो, अगर आपको मार्क्स चाहिए, तो आप ये वाला प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। ये वाला प्रोसेस आप तभी यूज़ करिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक NDA हो गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। मतलब आपने कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो ये वाले छोटे छोटे मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका मैं आपको सबसे पहले बेसिक मेथड भी बताऊंगा और उसके बाद में इसको एक स्टेप में कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था भाई, आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाय रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट करिए। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कीजिए सबसे पहले, 1 बाय रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स प्लस 1। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, रूट, नीचे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या आंसर आएगा, a प्लस बी। 10th क्लास के अंदर हमारे पास ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो a की स्क्वायर करेंगे, मतलब रूट एक्स प्लस 3 की स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर, b की स्क्वायर करेंगे मतलब x प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1 की स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 1। इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि यहाँ माइनस है, हम माइनस यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस को यहाँ मल्टी करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। तो रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स प्लस 1 ओवर x से x कट जाएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 2। अब 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 1/2 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया और अंदर क्या रख दिया, x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं 1/2, और ये देखिए लीनियर फंक्शन की पावर कांस्टेंट है तो आपने पावर में 1 इंक्रीज करना है और उतनी ही पावर को नीचे लिख देना है। और यहाँ क्या आएगा, लीनियर फंक्शन की पावर कितनी है, कांस्टेंट, तो x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, उतनी ही पावर 1/2 प्लस 1। और ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। तो इंटीग्रेट होने के बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ c। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट करके लिख दीजिए, क्या आएगा, यहाँ मिलेगा 3/2, तो x प्लस पावर को ऐड किया तो 3/2, यहाँ भी क्या आएगा 3/2, 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2, और नीचे भी क्या आएगा 3/2, और इस 2 को मैं कहाँ लिखूँगा, यहाँ प्लस c। अब ऊपर वाली टर्म्स में से, 2 टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर 2 को बाहर निकालेंगे तो 2/2 बन जाएगा, 2/2 कितना होता है 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 की पावर 3/2/3 माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2/3 प्लस c। अब इस 3 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो 1/3 x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2/3।
अब इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय आप इसको एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। अरे भाई हाँ, कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना, इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय आप सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 2/3 लिख देना है। और ये 2/3 लिखना कौन कौन से क्वेश्चन में, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर 1 लीनियर फंक्शन की पावर 1/2 हो, मतलब ये वाला फंक्शन रूट में हो और x के कोफिशिएंट सेम हो, ध्यान देना, अगर x के कोफिशिएंट सेम हो और ऊपर रूट हो तो आप ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिक के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले 2/3 लिख देना है और इसके साथ में आएगा x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। और साथ में आपने करना है जो x के साथ कॉन्स्टेंट्स पड़े हैं, यहाँ पे 3 पड़ा है और यहाँ पे 1 पड़ा है, तो आपने 3 में से 1 माइनस करके लिख देना है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2। इसको भी आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है। और ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जो आपको 2 टर्म्स दी हुई हैं उन डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स में आपने पावर में 1 इंक्रीज़ करके लिखना है। अब इसकी पावर कितनी है, 1/2, इसमें 1 इंक्रीज़ करेंगे तो हमें 3/2 मिल जाएगा। तो मतलब x + 3 की पावर 3/2। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा, x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। अब आप चेक कर सकते हैं कि जो ये हमें आंसर मिला एक स्टेप में, ये यही तो है। अब इसको काट लीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/3, और बाकी सारा कुछ सेम आंसर मिल जाएगा। तो आप इतने लंबे प्रोसेस करने के बजाय, इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय आप इसको एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। पर आप ये करना कब है, आपको करना कब है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप 12th में हो या फिर 12th में ही है जनरली ये क्वेश्चन, तो अगर आप 12th में हो तो आप ये वाला बेसिक मेथड अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। जैसे हो सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको 5 नंबर लेने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप एक स्टेप की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन करके पूरी लेवल 1 को सम अप कर देते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, मैंने आपको 8 फार्मूलाज बताया। अब नेक्स्ट फार्मूला है F9। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम होगा e की पावर x प्लस c, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव भी तो e की पावर x ही होता है, इसलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होगा। और अगर मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन की पावर वेरिएबल हो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो हमने क्या करना है, पावर में 1 इंक्रीज़ करना है और उतनी ही पावर को नीचे लिख देना है। यही तो बताया ना मैंने आपको अभी तक कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो आपने पावर में 1 इंक्रीज़ करना है और उतनी ही पावर को नीचे लिख देना है। अब अगर आपको कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल मिल जाए, मतलब यहाँ a नीचे है, बेस में है और उसकी पावर है x, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मिल जाए तो आपने क्या करना है, सेम वही लिख दो। सबसे पहले उसको सेम वही लिख दो, जितना दिया गया है उतना ही लिख दो, और उसके नीचे लॉग के साथ, ये जो नेचुरल लॉग है इसके साथ आप इस कांस्टेंट को चिपका के लिख देंगे, प्लस ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपने ये F10 भी याद रखना है। F10 फॉर्मूला 10 क्या हुआ कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका आंसर आएगा, पहले उसको सेम रख दो और उसके नीचे नेचुरल लॉग के साथ, मतलब लॉग के साथ आप उस कांस्टेंट को चिपका के लिख दो, प्लस ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3 नेक्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस 3x ओवर 5x को इंटीग्रेट कीजिए। तो सबसे पहले जो ऊपर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं इनको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो 2x ओवर 5x प्लस 3x ओवर 5x, इसको हमने अलग अलग कर लिया। अब हम इसको लिख सकते हैं 2/5 पूरे की पावर x, 3/5 पूरे की पावर x। तो इन दोनों को इंटीग्रेट कीजिए। मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो, तो आंसर में क्या आएगा, वही सेम चीज़ आएगा, और ओवर में क्या आएगा, लॉग के साथ ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहीं पे भी आपने यही करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेम लिख दो और उसी के नीचे log 2/5 लिख दो, प्लस सबसे पहले सेम लिख दो और उसी के नीचे log के साथ 3/5 लिख दो और प्लस आएगा c। ये हमारा आंसर
हो जाएगा। अब करते हैं एक बहुत ही अच्छा सवाल जो कि आपकी एनसीईआरटी में से लिया गया है, एनसीईआरटी 12th क्लास की। और क्वेश्चन है e⁻⁵ वैसे तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। log e(x) और माइनस e⁻⁴ log e(x) और डिनोमिनेटर में क्या है e⁻³ log x, e⁻³ log x माइनस e⁻² log x, e⁻² log x। अब क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ x की पावर a है तो इसका आंसर क्या आएगा? log की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बता देने वाला हूँ। log के साथ जो भी फंक्शन पड़ा है और उसकी पावर कुछ भी है तो log क्या करता है? log उस पावर को अपने आगे बुला लेता है, मतलब ये पावर log के आगे आ जाएगी और यहाँ क्या बच जाएगा? log x। बस इतना सा फंडा आपने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ये लिखा होता a log x, तो log का काम है कि जो log के आगे पड़ा हो उसको पावर में भेजना और पावर में जो पड़ा हो उसको आगे लेके आना। तो अगर ये वाली चीज़ पूछे तो आप ये वाली चीज़ लिख दो, log ये पावर कहाँ, ये a कहाँ जाएगा? x की पावर में। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ यूज़ करेंगे। तो देखिए e की पावर, अब 5 log के आगे पड़ा हुआ है तो 5 कहाँ जाएगा? x की पावर में, तो x की पावर में जाएगा, माइनस ये 4 कहाँ जाएगा? x की पावर में, तो x की पावर में चला गया। ये 3 कहाँ जाएगा? x की पावर में, माइनस ये 2 कहाँ जाएगा? x की पावर में। इतनी बात क्लियर? अब देखिए log e की वैल्यू क्या होगी? जब बेस e हो तो 1 आएगा। समझ आई या नहीं आई? log e विद बेस a क्या होता है? 1। log a विद बेस a क्या होगा? 1। मतलब log a विद बेस उतना ही बेस, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या है? और अब ये भी आप रिजल्ट याद रखोगे कि अगर e की पावर log e हो, log x विद बेस e हो, ये भी आंसर क्या आता है? 1। मतलब e log और e का कनेक्शन उल्टा होता है। उल्टा बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, मतलब e और log जहाँ कहीं पे भी दिखेंगे, नेचुरल log और e, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 1 आएगा या उसकी पावर करने पर 1 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? ये कट जाएगा। काटना आपको पेपर के अंदर नहीं है, वैसे आपको जनरली याद रखना है कि log e से ख़त्म हो गया। यहाँ क्या आएगा? x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये इससे कट जाएगा तो x की पावर 3, e से log कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 2। अब देखिए ऊपर वाली टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर वाली टर्म्स में से क्या x की पावर 4 कॉमन आ रहा है? तो ऊपर वाली टर्म्स में एक तो मार्कर में इंक ख़त्म हो गई है, तो मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। 1 मिनट रुकिए, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। चलिए इस पूरी न्यूमरेटर में से x की पावर 4 कॉमन आ रही है, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1 और नीचे से x की पावर 2, मतलब जो छोटी पावर होती है, जो स्मॉल पावर होती है वो कॉमन आती है, तो यहाँ आएगा x की पावर 2 और अंदर क्या बचा? यहाँ x बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? -1। अब ये तो कट जाएगा, मतलब हमने इसका इंटीग्रेट करना था इसको, तो यहाँ क्या आएगा? x की पावर 2 है तो यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो x² बच जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करना तो आपको आता ही है, क्या करोगे? वेरिएबल की पावर 2 है तो हमने पावर में 1 इंक्रीज़ करना है और उतनी ही पावर को नीचे लिख देना है, तो यहाँ आएगा x की पावर 3/3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लेवल 1 के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन किए आप उनको एक बार दोबारा देखिएगा, और हो सकता है तो आप इसके नोट्स बना लीजिए और जो हमने फार्मूलाज डिस्कस किए उन फार्मूलाज को अपने माइंड में सेव कर लेना है। लेवल 1 के अंदर हम इतनी ही चीज़ करेंगे। अब लेवल 2 के अंदर हम बाकी चीज़ें करेंगे। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा लेवल भी हाई होता जाएगा, तो इसलिए आप लेवल 1 को अब कंप्लीट कर लीजिए और लेवल 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।